इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। मानकर चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू एक प्लस का क्यू, क्योंकि इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और वो बाह्य एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब मानकर चलिए एक समान जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार का है, उसको तीर के चिन्ह के द्वारा इस तरह से शो करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका पहला आवेश यहाँ हो सकता है वैद्युत द्विध्रुव का, दूसरा आवेश कहीं यहाँ हो सकता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ये माइनस का क्यू हो गया और ये प्लस का क्यू हो गया। दोनों आवेश बिल्कुल बराबर है लेकिन चिन्ह उनके विपरीत है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, ये इस समय बिल्कुल आसानी से रखा हुआ है, स्वतंत्र रखा हुआ है। तो इस समय वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसको आप P कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE sin थीटा। PE sin थीटा ये कब हो रहा है? जब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर एक प्रकार का प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, जिसका सूत्र हो जाता है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं रहेगा तो इस पर यह टाउ इक्वल टू PE sin थीटा जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। अब ये साम्य स्थिति में है। अब मानकर चलिए इसको घुमाया जाता है, चाहे तो आप नीचे को घुमा लो चाहे आप ऊपर को घुमा लो। मानकर चलिए इसको इस दिशा में ऊपर की तरफ को घुमाया जाता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र से इसके कोण बदल जाते हैं। मानकर चलिए इसको साम्य स्थिति से d थीटा, एक अल्प विस्थापन है कोण में, d थीटा कोण तक घुमाया जाता है। तब d थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा dw बराबर, क्योंकि अल्प विस्थापन है कोण में तो यह कार्य भी बहुत ही अल्प होगा, इसलिए इसको dw करके आप लिख सकते हैं। सूत्र होता है हमारे पास में टाउ इनटू d थीटा, टाउ इनटू d थीटा, यानी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, इसका सूत्र होता है। अब टाउ की वैल्यू रखेंगे, टाउ के स्थान पर हो जाएगा dw इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा इनटू d थीटा। कुछ इस तरह से हमको ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब मानकर चलिए वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये तो बहुत ही अल्प विस्थापन हमने किया था कोण में, लेकिन हम दो स्थितियां हम यहाँ पर ऐसी मानेंगे जिसमें कि थीटा जीरो से थीटा कोण तक घुमा रहे हैं इसको, तो लिखेंगे माना या आता है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य।
किया गया कार्य हो जाएगा W इक्वल टू देखिए थीटा 0 से थीटा तक इसको घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, नीचे की जो लिमिट है वो थीटा 0 है, ऊपर थीटा रहेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं थीटा 0 से थीटा तक इसको घुमा रहे हैं, इसलिए डाउन जो लिमिट है वो थीटा 0 रहेगा, ऊपर थीटा आ जाएगा, अंदर रहेगा इसके dw की वैल्यू आपके पास ऊपर है, इस वैल्यू को रखेंगे, आप चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से dw का मान रखने पर प्राप्त होगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 0 और थीटा, ये लिमिट है चलती रहेंगी साथ में, और dw की वैल्यू आपके पास में है P sin थीटा, PE sin थीटा इंटू d थीटा, sin थीटा इंटू d थीटा, ये कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं, समाकलन में जो वैल्यू कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, उनको कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, या जिनमें डिफरेंशियल नहीं है वो कॉमन होती है, उनको कॉमन करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो डिफरेंशियल कहां पर रहेंगे, पीई में डिफरेंशियल नहीं है। क्यों डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि वैल्यू द्विध्रुव को आपने परिवर्तित नहीं किया है, जो वैल्यू द्विध्रुव आप पहले प्रयोग कर रहे थे वही वैल्यू द्विध्रुव बाद में है। दूसरा, वैल्यू क्षेत्र भी परिवर्तित नहीं हुआ है, जो वैल्यू क्षेत्र पहले था वही वैल्यू क्षेत्र बाद में भी है, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हुए। जब परिवर्तित नहीं हुए हैं तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन करके बाहर निकाल लिया जाता है, तो हो जाएगा W इक्वल टू PE, और अंदर रहेगा, ये लिमिट हो गई थीटा 0 थीटा, अंदर रहेगा sin थीटा इंटू d थीटा, ये अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन चल रहा है, हम केवल कोणों का ही तो परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर उसको स्थिति से थीटा 0 से थीटा में घुमा रहे हैं, तो इसलिए कोणों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू अंदर रहेगी। समाकलन करते समय साइन को किसमें चेंज करते हैं, कॉस में, माइनस कॉस, और हो जाएगा W इक्वल टू P, तो चल रहा है, चलने दीजिए इसको, P, अब बड़ा ब्रैकेट आप लगाइए, यहाँ पर लिखिए माइनस कोस थीटा, क्योंकि समाकलन करते समय साइन होता है माइनस के कोस में परिवर्तन, तो हो जाएगा माइनस के कोस थीटा, और इसके ऊपर की जो लिमिट है वो थीटा है, डाउन लिमिट है थीटा 0, तो लिमिट वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे। ओके, माइनस चिन्ह को भी कॉमन करके बाहर करिए, हो जाएगा या करके W इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा, और अंदर बचेगा cos थीटा, डाउन लिमिट थीटा 0, अपर लिमिट थीटा, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। या करके लिखिए W इक्वल टू माइनस के PE, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा 0, cos थीटा माइनस cos थीटा 0, आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब चूंकि माइनस का चिन्ह पहले लगा हुआ है, इस चिन्ह का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर आप करेंगे, तो जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, कुछ इस तरह से।
W इक्वल टू पी ई, अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया है, हो जाएगा cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ये इसका सामान्य सूत्र आ जाता है जब हम इसको साम्य स्थिति थीटा 0 से थीटा पर घुमा रहे हैं। अब साम्य स्थिति थीटा 0 क्या हो सकता है? साम्य स्थिति कौन सी होगी? थीटा 0 इक्वल टू 0 होगा तथा थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा। कोई भी एंगल हो सकता है, क्वेश्चन में कोई भी एंगल हो सकता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, कुछ भी आपका ये एंगल हो सकता है। थीटा इक्वल टू थीटा हमने इस पे लिखा है। और साम्य स्थिति कौन सी होती है? थीटा 0 इक्वल टू 0, यानी वैद्युत क्षेत्र से थीटा जो 0 कोण बना रहा है वो 0 है, यानी थीटा इक्वल टू क्या है? वो 0 है। अब 0 से इसको परिवर्तित करके थीटा या फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी एंगल आपका बनाएगा उसको थीटा में हम रख के सोल्व कर सकते हैं। तो साम्य स्थिति कौन सी होगी? साम्य स्थिति है थीटा 0 से 0, तो क्या करेंगे? cos थीटा 0 के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? 0 प्रयोग करेंगे। वो हो जाएगा W इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में cos 0 माइनस cos थीटा। भाई यही तो साम्य स्थिति है। इसकी साम्य स्थिति है 0। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाएगा। W इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में cos 0 की वैल्यू कितनी है जी? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट बंद। यही वैल्यू आपको प्राप्त करनी थी। इसको थोड़ा साफ करके देखेंगे। यही वैल्यू आपको प्राप्त करनी थी, यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा W इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। आगे कुछ विशेष स्थितियां आती है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण घुमाया जाए। अब देखिए तो वैद्युत द्विध्रुव है 0 पे इस समय पड़ा हुआ है साम्य स्थिति पर, तो इसको क्या करेंगे? 90 अंश घुमा देंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। लिखेंगे विशेष स्थितियां। कौन सी स्थिति सबसे पहले ले रहे हैं हम? यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की, अब देखिए साम्य स्थिति है थीटा 0 इक्वल टू क्या है? 0, तो साम्य स्थिति लिख लो। साम्य स्थिति से 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री तक घुमाया जाता है।
घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य कितना हो जाएगा जी? W इक्वल टू, इसी सूत्र का प्रयोग कीजिए, PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखेंगे। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सारणी से? cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। हो जाएगा W इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस 0, 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 से PE का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PE। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की साम्य स्थिति से थीटा इक्वल टू 90 तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य W इक्वल टू PE होता है। ओके, नेक्स्ट स्थिति आती है इसकी इसी प्रकार, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाया जाए। पहले घुमा रहे थे 90 डिग्री, तो हमको स्थिति ये प्राप्त हुई। अब घुमा रहे 180 डिग्री, यानी अर्धवृत्त घुमाया जाता है, तो थीटा इक्वल टू क्या प्रयोग करेंगे? 180, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, वो लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री के स्थान पर। ये सेकंड कंडीशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट हमने कर ली है 180। 180 अंश कोण घुमाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। हो जाएगा W इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा के स्थान पर cos 180 कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। cos 180 अंश की वैल्यू सारणी में कितनी होगी? sin 2 गुणा 90, ये इधर पहुंचेगा, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो cos 180 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो W इक्वल टू PE, अब बराबर की टर्म लगा लीजिए, इसलिए क्योंकि -1 में हम प्रयोग करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस, और cos 180 अंश की वैल्यू -1, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, W इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई P से करेंगे तो हो जाएगा 2PE। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की साम्य स्थिति से 180 अंश घुमाया जाता है तो किया गया कार्य प्रारंभिक कार्य का 2 गुना हो जाता है। 2P हो रहा है ना, 2P, पहले तो P आया था, अब 2P आ गया, तो क्या होगा? 2 गुना कार्य किया जाएगा। यहाँ पर आकर ये सोल्व हो जाता है। बाकी परिस्थितियों का मतलब है कि इसको विभिन्न कोणों में घुमाया जाता है। पहले थीटा इक्वल टू 0 था, तो हमने रख के देखा क्या प्राप्त हुआ? W इक्वल टू P प्राप्त हुआ। फिर साम्य स्थिति से 180 अंश कोण घुमाया, हमको क्या प्राप्त हुआ? W इक्वल टू 2PE प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप इसको क्या घुमा सकते हैं? 90 या 270 डिग्री आप घुमा दो, 360 घुमा दो। विशेष परिस्थितियों में इसकी वैल्यू अलग अलग हमको प्राप्त होगी, क्योंकि क्या प्रयोग हो रहा है? केवल एंगल ही परिवर्तित हो रहा है। और cos 180 रखा, फिर 270 रखेंगे, फिर 360 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो किया गया कार्य होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।